हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th में भूगोल का लेसन 3 पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 3 है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार हैं तो कहीं मैदान हैं। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इन स्थल आकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है यानी कि अलग है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या फिर आकस्मिक यानी कि अचानक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होता होगा, क्या आपने कभी सोचा है? तो आइए जानें। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सभी देशों की अलग अलग प्लेटें हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि प्लेटें जो हैं किस तरीके से खिसक रही हैं, किस तरीके से उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है यूरेशियन प्लेट, यानी कि यहाँ का जो इसका आधा हिस्सा है वो इधर दिखाया गया है। तो ये जो है इधर की तरफ खिसक रही है, देख सकते हैं इधर खिसक रही है। और ये है यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो जब ये इधर खिसक रही है और ये इधर खिसकेगी, तो जब इनमें जो है टकराव होगा तो इनके टकराने से जो है यहाँ पर जो स्थल है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जिस तरीके से हिमालय का जो पर्वत बनते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या पर्वत का निर्माण होगा। ऐसे ही यहाँ पर है अफ्रीकी प्लेट, तो ये इस तरफ जो है ये इस तरफ खिसक रही है। यहाँ पर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो किधर खिसक रही है, ऊपर की तरफ खिसक रही है। ये ऊपर की तरफ खिसक रही है। यहाँ पर है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। उसके बाद है प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो ये जो है इधर की तरफ खिसक रही है। उत्तर अमेरिकी प्लेट ये भी इसके पीछे की तरफ यानी कि इधर की तरफ ही खिसक रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि चित्र 3.1 को देखने से ये ज्ञात होता है कि स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, यानी कि अलग अलग ये भूखंड जो है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रत्येक देश की अलग प्लेट है। ये जो है अनेक दृढ़ खंडों में बटी हुई है। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ सेंटीमीटर होती है, यानी कि वर्ष में कुछ ही सेंटीमीटर खिसकती हैं। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर ही स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। और जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों यानी कि रिज का निर्माण होता है, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है, यानी कि दो प्लेटों के आपस में टकराव से पर्वतों का निर्माण होता है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त इसी प्रकार बना है, यानी कि ये जो है प्लेटों की गति जो है समुद्र के नीचे हुई है तो उसके कारण प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त बना। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं, यानी कि दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल। यहाँ हम आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। आंतरिक बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। तो यहाँ पर जो है दीर्घकालिक बल जो है इसे भी दो भागों में बांटा गया है, वलन और भ्रंशन। आकस्मिक बल को ज्वालामुखी और भूकंप, यानी कि आकस्मिक बल के कारण ज्वालामुखी और भूकंप का निर्माण होता है, यानी कि भूकंप आता है और ज्वालामुखी बनते हैं। ऐसे ही दीर्घकालिक बल के कारण वलन होता है या फिर भ्रंशन होता है।
तो सबसे पहले हम दीर्घकालिक बल के बारे में पढ़ेंगे। इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इनका आभास नहीं हो पाता। इसका प्रभाव हजारों वर्ष बाद दिखाई देता है, जैसे कि महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण आदि। तो यहाँ देख सकते हैं 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते थे। इसके चारों ओर पैंथालासा नाम का महासागर था, यानी कि ये जितना भी भूभाग है ये केवल एक ही था जिसका नाम क्या था, पैंजिया था। उसके बाद पृथ्वी की प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी जो है वर्तमान स्वरूप में आई, जैसे कि अब दिखाई देती है। पहले यहाँ एक है ये, उसके बाद टकराव के कारण क्या हुआ, इनके हिस्से हो गए। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं, यानी कि 7 हिस्सों में बट गई। भूमि और महासागरों के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। तो आप जो है चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है, जैसे कि भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट यानी कि तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतों के निर्माण में ये आंतरिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं? तो आइए जानते हैं। हमने देखा कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है, यानी कि जब प्लेटों में गति होती है तो उसके कारण ही जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत बनते हैं, उस बल की उत्पत्ति होती है टकराव के कारण। यह बल 2 रूपों में कार्य करता है, किसमें, वलन और भ्रंशन। तो वलन यानी कि फोल्डिंग, जो जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, आमने सामने की तरफ गति करती हैं, तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर क्या होता है, मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ देख सकते हैं ये है यहाँ वलित पर्वत, यानी कि जो भूभाग है वो इस तरीके से उठ जाता है ऊपर की तरफ। चित्र 3.3 को देखें। मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं, यानी कि देख सकते हैं मोड़ के बीच में क्या है, ये घाटी का निर्माण हुआ है। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार यानी कि वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं, यानी कि यहाँ पर वलन का प्रयोग हुआ है। तो आइए करके देखें। आप एक कागज लेकर दोनों ओर सिरे से धीरे धीरे दबाकर देखें तो पाएंगे कि कागज के मध्य भागों पर सिकुड़न आ जाएगी। सिकुड़न पर कागज का पहला वाला रूप बदल जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर भीतरी दबाव का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जिससे हजारों वर्षों बाद बदलाव हुआ स्वरूप दिखाई देता है। अब दूसरा बल है भ्रंशन, यानी कि फॉल्टिंग। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश यानी कि फॉल्ट कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो फिर नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भूभाग हॉर्स्ट या ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, जबकि नीचे धंसा भूभाग भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं तथा नर्मदा व तापी नदियां भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर पहला है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। वोल्केनो, ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एवं एक संकरी नली द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। चित्र 3.5 में आप देख सकते हैं, ये है वीवर यानी कि छिद्र, जिससे मलबा, मैग्मा ये सभी चीज़ें जो हैं बाहर निकलती हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये नली है। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को वीवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है, यानी कि जब उस वीवर में जहाँ से मैग्मा बाहर आता है तो उस वीवर में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे क्रेटर झील बन जाती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र 3.6, ये क्या है, क्रेटर झील है। इसमें क्या है, पानी भर गया है इस
वीवर में यहाँ पर पानी भर गया है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है और इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण करता है। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, तो आइए समझें। जहाँ पर भूतल कमजोर होता है, यानी कि दुर्बलता मंडल एस्थिनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर, यानी कि जहाँ पर कमजोर होता है भूतल, तो उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकाते समय आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है, यानी कि उसमें जो है गैस अधिक बन जाती है, तो एक छिद्र हो जाता है, जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में भारत में अन्य उत्सव पर्व त्योहारों को मनाते समय अनार पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती यानी कि भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। तो आइए करके देखते हैं। आप मिट्टी का बना खाली अनार पटाखा लीजिए, उसमें छिद्र से थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा लेकर भर लें। फिर अनार की पैंदी में एक छोटा सा छिद्र कर उसमें रबर की नली लगाएं। छिद्र को अच्छी तरह बंद करके रबर नली से फूंक मारकर देखें। हवा बल द्वारा भीतर से कागज के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। तो आइए जानें ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 वर्गों में रखा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। आप चित्र पॉइंट 7 में से देख सकते हैं। इटली के एटना एवं स्ट्रोम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी है सुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। चित्र पॉइंट 38 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र पॉइंट 38 है, ये चित्र पॉइंट 37 है और यहाँ चित्र पॉइंट 38 है। तो ये है फ्यूजियामा सुप्त ज्वालामुखी, जो कहाँ पर है, जो कि जापान में है। अब नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। उसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब यहाँ पर है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। एटना व वेसुवियस जो कि इटली में है, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में, बैरन भारत में, मेओन फिलीपींस में, क्राकटाओ इंडोनेशिया आदि। आप इनको संसार के मानचित्र पर देखेंगे। ज्वालामुखी के क्षेत्र, ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख पेटियां यानी कि मेखलाएं हैं। परी प्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वालामुखी क्षेत्र और भूकंप क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, आप रेड कलर में यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये है ज्वालामुखी क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी हैं, और भूकंप क्षेत्र यहाँ पर इस कलर में जो है
यहाँ पर ये क्या है, ये सभी भूकंप क्षेत्र जहाँ पर भूकंप बहुत अधिक आते हैं। जहाँ मोरदार पर्वत हैं, अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानचित्र 3.9 पर देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी है वहीं, जहाँ ज्वालामुखी क्षेत्र है वहीं भूकंप क्षेत्र है। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव, लाभकारी प्रभाव भी हैं इसके और हानिकारक प्रभाव भी। तो लाभकारी प्रभाव हैं, लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के काम आता है। नेक्स्ट है हानिकारक प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्राय भूकंप भी आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है जिसे बड़वानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैस निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। भूकंप, जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थलमंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है, यानी कि जो स्थलमंडल में प्लेटों की गति में परिवर्तन हो रहे हैं उसका परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें यानी कि कंपन उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होती है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि फोकस कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र यानी कि एपिक सेंटर कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। सुनामी भूकंपीय तरंगें नहीं हैं, ये इन तरंगों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महासागरीय लहरें हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, कहाँ पर? एपिसेंटर पर। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगें उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं। कहाँ पर? महासागर के, प्रशांत महासागर के चारों ओर, एवं ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय सरकम पैसिफिक फायर रिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है जिसे अंतर्महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। अब यहाँ पर है भूकंप से बचाव। यदि भूकंप आ जाता है तो हमें उससे कैसे बचना है। भूकंप एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफ़ी जनधन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं क्योंकि स्थानीय भवन या फिर मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हो तो भूकंप के आने के कारण समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली है, मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से या फिर तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं।
अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हैं तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो वहां पहले वृद्धों, दिव्यांगों तथा छोटे बच्चों को जाने दें। तो वहां से तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। भूकंप से मानव को होने वाले लाभ व हानियाँ। तो भूकंप से लाभ हैं, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर है भूकंप से हानि। तो भूकंप से होने वाली हानि है, भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जनधन की हानि होती है। तो ये था आपका लेसन 3। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, स्थलमंडलीय प्लेटें किसे कहते हैं? तो स्थलमंडलीय प्लेटें भूपर्पटीय और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बने स्थलमंडल के कठोर खंड हैं, जो दुर्बलता मंडल पर बहुत धीमी गति से तैरते हुए इधर उधर सरकते रहते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक बल वे शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं और धरातल पर परिवर्तन लाती हैं। इनमें दीर्घकालिक बल जैसे कि वलन, भ्रंशन तथा आकस्मिक बल जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो जब दो प्लेटें आमने सामने बढ़ती हैं तो दबाव के कारण चट्टानों में बड़े बड़े मोड़ पड़ते हैं और समय के साथ ये मोड़ वलित पर्वतों में बदल जाते हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज और एंडीज इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। तो ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी में लगातार या बारंबार लावा निकलता रहता है। सुप्त ज्वालामुखी में बहुत कम अंतराल पर विस्फोट होते हैं और शांत ज्वालामुखी में उद्गार बंद होकर क्रेटर अक्सर भरकर झील बन जाता है। यानी कि जो क्रेटर है वो अक्सर पानी भरकर झील बन जाता है, यानी कि उसमें पानी भर जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से मनुष्य को प्रश्न है, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। तो ज्वालामुखी लाभ जैसे कि उपजाऊ काली मिट्टी, बहुमूल्य खनिजों का ऊपर आना, गर्म जल स्रोत, भूतापीय बिजली और क्रेटर झीलों से पर्यटन व सिंचाई उपलब्ध कराते हैं। पर हानियाँ जैसे कि लावा और राख से जनधन की क्षति होती है, भूकंप, समुद्री बड़वा नल, जहरीली गैसों से प्रदूषण और बड़े क्षेत्रों का विनाश भी होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करिए, यानी कि उसमें अंतर बताइए। तो आंसर होगा, भूकंप उद्गम केंद्र पृथ्वी के भीतर वह स्थान है जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जबकि अधिकेंद्र धरातल पर वह बिंदु है जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है और जहां सबसे पहले तथा सबसे तीव्र कंपन महसूस होता है। नेक्स्ट है, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। तो भूकंप के समय भवन के भीतर हों तो मजबूत मेज या तख्त के नीचे सिर ढककर शरण लें और खिड़की, अलमारी, लटकती वस्तुओं व लिफ्ट से दूर रहें। खुली जगह में हों तो इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों और पुलों से दूर सुरक्षित स्थान पर ठहरें। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट है एटना। तो एटना जो है ज्वालामुखी वो इटली में है, इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है कोटोपैक्सी, ये भी जो है क्या है, ज्वालामुखी है, जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इसे इसके साथ मिलाएंगे। तापी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। रॉकीज वलित पर्वत है, तो इसके साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं? क्रेटर, यहाँ लिखेंगे क्रेटर। अधिकतर भूकंप महासागर के दोनों तट पर आते हैं। कौन से महासागर के? प्रशांत महासागर के, तो यहाँ लिखेंगे प्रशांत। स्थलमंडलीय प्लेटें पर तैर रही, किस पर? स्थलमंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। उसके बाद है मैग्मा, जब धरातल पर आता है, पर फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लावा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भौगोलिक कुशलताएं। विश्व के रिक्त मानचित्र पर ज्वालामुखी क्षेत्रों को छायांकित कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये क्या है? ज्वालामुखी जहाँ पर अधिक बनते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट अधिक होता है, तो ये जो है वही क्षेत्र है। यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इसे बता देंगे। तो यहाँ पर ये जो लाल रंग के निशान हैं, यहाँ पर जो है ज्वालामुखी अधिक विस्फोट होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट अधिक होता है। तो आप जो है बुक में से देखकर भी यहाँ पर इसे निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विश्व के रिक्त मानचित्र पर भूकंपीय क्षेत्रों को छायांकित कीजिए। तो जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट अधिक होता है, उन्हीं क्षेत्रों में भूकंप अधिक आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र है वही जो है भूकंप क्षेत्र भी है। तो इसे भी आप जो है बुक से देखकर इस तरीके से लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पर भूकंप क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के रिक्त मानचित्र पर वलन एवं भ्रंशन के परिणाम स्वरूप निर्मित पर्वतों एवं नदियों को प्रदर्शित कीजिए। वलन के परिणाम स्वरूप जो पर्वत बने वो है रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एंडीज है, ये रॉकीज है, यहाँ पर आल्प्स है और यहाँ पर है हिमालय। अब उसके बाद है नदियाँ। तो भ्रंशन के कारण जो नदियाँ बनी हैं वो है तापी नदी, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ, विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी। तो इन नदियों का जो है भ्रंशन के कारण ये नदियाँ बनी। तो आप जो है इस तरीके से इस मानचित्र को पूरा कर लेंगे। तो ये थे आपके लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।